फ्रेंड्स, एक ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। आपको पता है एक ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई में चलता है, लेकिन हम उसी में डीसी सप्लाई दे दें तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। आज डिस्कशन करेंगे इसी के बारे में। इसका आंसर जो है हम लोग क्या चार रास्ते में दे सकते हैं। एक शॉर्ट आंसर दे सकते हैं जो कहना आईटीआई स्टूडेंट के लिए, और पर्टिकुलरली जब आप कोई फ्रेंड के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं उसी का आंसर हम दे सकते हैं। और एक लॉन्ग आंसर दे सकते हैं, आप कहना इसको कोई इंटरव्यू में इसका आंसर दे सकते हैं, और ये डिप्लोमा बीटेक इवन आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। और मान लीजिए इंटरव्यूअर आपको कुछ पेपर दिए उसको समझाने के लिए कि क्या हो रहा है डीसी सप्लाई देने से, उसको थोड़ा डिटेल्स में बताइए जो लॉजिकल आंसर है। आप उसी टाइम में ये लॉजिकल आंसर दे सकते हैं। और उसका आगे का भी एक है जो कहना आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके थोड़ा इनोवेटिव आंसर दे सकते हैं। उसी में इंटरव्यूअर आपका बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे। इंटरव्यूअर सोचेंगे कि आप थोड़ा डीप नॉलेज रखते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ऊपर में। सो अब एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर मीन्स जैसे हम एक ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देंगे, उसका सिंपल आंसर है ट्रांसफार्मर जल जाएगा, ट्रांसफार्मर विल बर्न। जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसी में ये वाला आंसर आप दे सकते हैं कि डीसी सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। जो लॉन्ग आंसर है इसमें थोड़ा आपको डिटेल्स बताना पड़ेगा एक्चुअली क्या होता है। डीसी सप्लाई इज ए अल्टरनेटिंग करंट एट ए जीरो फ्रीक्वेंसी। मीन्स डीसी सप्लाई एक अल्टरनेटिंग करंट है लेकिन उसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी उसका जीरो है। डीसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी जीरो है। इट मीन्स द चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt, जो चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वो जीरो है। इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होता है, जिसका चलते ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड है, जो सेकेंडरी साइड है यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, जीरो वोल्टेज इंड्यूस होगा। और जो हमारा प्राइमरी वोल्टेज में जो बैक ईएमएफ है, जो इंड्यूस ईएमएफ है E1, वो भी जीरो होगा क्योंकि फ्लक्स चेंजेस नहीं हो रहा है। जिसका चलते जो अप्लाई वोल्टेज V1 है वो फुल्ली ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का एक्रोस में आएगा। ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है उसका एक्रोस में आएगा। और उसी में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, उसमें भी फ्रीक्वेंसी जीरो है, जिसके चलते ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। ओनली यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है, जिसका चलते एक हाई करंट फ्लो होगा। हाई करंट फ्लो होगा, हाई I2R लॉस होगा, जिसका चलते ट्रांसफार्मर जल जाएगा। सो ये लॉन्ग आंसर है। मीन्स आप बोल सकते हैं डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, जिसका चलते कोई फ्लक्स चेंज नहीं होता है, और सेकेंडरी में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। और उसी का साथ में जो काउंटर ईएमएफ प्राइमरी में इंड्यूस होता है E1, वो भी नहीं होता है, जिसका चलते V1 को अपोज करने के लिए कोई नहीं होता है। और प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस XL वो जीरो होता है, जिसका चलते प्राइमरी अप्लाई वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का ऊपर में पूरा अप्लाई हो जाता है, जो कि बहुत स्मॉल है, जिसका चलते एक हाई करंट प्राइमरी में फ्लो होता है। इफ शॉर्ट टाइम का अंदर हम इसको डिस्कनेक्ट नहीं करते, वो ट्रांसफार्मर डेफिनेटली जल जाएगा। ये लॉन्ग आंसर है, ठीक है। आप इसी को कोई इंटरव्यू में बता सकते हैं। लेकिन एक आंसर है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल आंसर, उसको अभी हम देखते हैं। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल आंसर। लॉजिकल आंसर देने के लिए आपको जानना पड़ेगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 2 नंबर में लेंस लॉ, 3 नंबर है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, 4 में इंडक्टिव रिएक्टेंस, 5 में ओम्स लॉ।
ये पांचों का साथ में आप इसको मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। व्हाई एंड हाउ ट्रांसफार्मर जल जाएगा। चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ये देखिए कि डीसी सप्लाई है, इसको हम डीसी सप्लाई बोलते हैं। इसमें देखिए कांस्टेंट करंट ओवर टाइम जाता है। अभी जैसे मैं बताया था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें बोला जाता है ये कॉइल का पास में जब कोई मैग्नेट लेके आते हैं या उसे दूर ले जाते हैं, उसमें कुछ करंट इंड्यूस होता है। E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एन नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें जितना टर्न्स है इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे एन का वैल्यू इतना ही हो जाएगा। अभी देखते हैं लेंस लॉ। लेंस लॉ बोलता है जो वोल्टेज एक वाइंडिंग में इंड्यूस होता है वो कॉज का ऑपोजिट होता है, जिसका चलते इसमें एक नेगेटिव साइन आता है। ये देखिए जैसे कि इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है एन डी फाई बाई डी टी, इसमें नेगेटिव साइन दिया गया। मीन्स जो कॉज उसको वोल्टेज इंड्यूस करा रहा है उसी का ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वोल्टेज इंड्यूस होता है। नेक्स्ट है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें बोला जाता है कि एक क्लोज लूप में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सभी को हम एक डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है E1 प्लस V1 प्लस V2 प्लस E2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे जिसका जैसे डायरेक्शन दिया है आप सभी को जोड़ेंगे तो जीरो होगा। E1 इसका जो डायरेक्शन लिया है यहाँ पे प्लस V1, इसका डायरेक्शन अपोजिट दिया है जिसका मतलब माइनस V2 दिया है, इसका अपोजिट डायरेक्शन दिया है जिसका मतलब माइनस E2, ये जीरो हो जाएगा। ये रूल भी हमारा ट्रांसफार्मर में जैसे हम डिराइव करेंगे ये आएगा। मैं आगे इसको डिस्कशन करूँगा, लेकिन आप ध्यान रखिए किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ आपको आना चाहिए। इसमें देखिए जैसे कि हम E1 अप्लाई किए हैं ट्रांसफार्मर में, सेकेंडरी पार्ट तो जो है आपको अभी समझ में आ गया कि वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन प्राइमरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस होगा। वो स्पेशली VR और VL मीन्स उसका रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस में ड्रॉप होगा, लेकिन ये रिएक्टेंस भी जो है ये भी जीरो हो जाता है। जो रिएक्टिव इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला है 2πfL, लेकिन जब हम डीसी वोल्टेज देते हैं एफ का वैल्यू जीरो होता है, जिसका चलते इसका वैल्यू 2π इंटू जीरो इंटू एल हो जाएगा एंड फाइनली एक्सएल जो है जीरो हो जाएगा। मीन्स हमारा पास में प्राइमरी में ओनली रेजिस्टेंस रहेगा और रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा। और जो बताया था मैं आपको ओम्स लॉ भी पता होना चाहिए। मीन्स वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा। जब ओनली एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज हम नॉर्मल वोल्टेज दे दिए, हाई करंट फ्लो होगा। प्राइमरी साइड में एक हाई करंट फ्लो होगा क्योंकि यहाँ पे हम रेटेड वोल्टेज दे दिए और इतना लॉस हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का जो रेटेड लॉस कैपेसिटी उससे नियर टू 9 to 10 टाइम्स उससे ज़्यादा भी हो जाएगा, जिसका चलते वो हीट ट्रांसफार्मर डिसिपेटेशन हो नहीं पाएगा और वो ट्रांसफार्मर डेफिनेटली जल जाएगा। अभी देखिए ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड में हम एसी वोल्टेज देते हैं, लेकिन जैसे एसी वोल्टेज देते हैं तो सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होता है। लेकिन जब यहाँ पे हम डीसी वोल्टेज दे देंगे ये वाइंडिंग में कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि हमारा जो d∅dt ये जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। और उसी के साथ में यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं V = E1 प्लस I इंटू R प्लस XL, R प्लस XL। लेकिन यहाँ पे देखिए जो XL का वैल्यू जीरो है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो है और d∅dt
जीरो है, जिसके चलते ये वाला भी जीरो है। अभी ओनली हमारा बच जाएगा V इक्वल टू आई इंटू आर, और आर का वैल्यू इतना स्मॉल होता है जिसका चलते आई क्या होगा ना V बाई आर, और एक हाई करंट हो जाएगा। और इतना करंट होगा ये ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर का इतना लॉस बढ़ जाएगा और इतना गर्म हो जाएगा वो, जिसका चलते उसका प्राइमरी वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आता है हम कैसे इसको एक इनोवेटिव वे में आंसर दे सकते हैं। ये देखिए ट्रांसफार्मर का नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, हम प्राइमरी में वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी में वोल्टेज निकल जाता है, और थ्रू द कोर मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी लिंक होता है। लेकिन अभी डिस्कशन से हमको पता चला सेकेंडरी का कोई रोल नहीं होता है। जैसे हम डीसी सप्लाई देंगे, सेकेंडरी का कोई रोल नहीं है, क्या नहीं, यहाँ का वोल्टेज जीरो हो जाता है, वो आइसोलेटेड हो जाता है। लेकिन जब प्राइमरी में हम वोल्टेज देते हैं, एक साथ में प्राइमरी सडनली जाके हाई वोल्टेज भी नहीं पहुंच जाता है, फुल वोल्टेज अप्लाई नहीं होता है। आप देखेंगे तो जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वो ग्रेजुअली ड्यू टू द इंडक्टेंस इफेक्ट एंड रेजिस्टेंस वो ग्रेजुअली ऐसे ग्रो करता है। जिस टाइम ये ग्रेजुअली ग्रो करेगा उसी टाइम में सेकेंडरी में फॉर द मोमेंटरी इतना ही टाइम के लिए, जब तक स्टेडी स्टेट नहीं पहुंचा है तब तक क्या होगा ना, कुछ वोल्टेज सेकेंडरी में आएगा, कुछ वोल्टेज आएगा फॉर ए शॉर्ट पीरियड। लेकिन उसका आगे इसमें और वोल्टेज नहीं आएगा और वोल्टेज जीरो हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए हम जो वोल्टेज देते हैं, मान लीजिए आप जो डीसी वोल्टेज दे रहे हैं वो हाफ वेव रेक्टिफायर है। यहाँ तो ये डीसी वोल्टेज है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे पल्सेटिंग इन नेचर है। मीन्स यहाँ पे डी फाई बाई डी टी चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे डी फाई बाई डी टी चेंजेस हो रहा है। हम डीसी वोल्टेज देने का बावजूद सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होगा और ट्रांसफार्मर नहीं जलेगा। कब? जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करके डीसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर को देते हैं, उसी टाइम में ट्रांसफार्मर नहीं जलेगा। उसका मेन रीजन है सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होगा और प्राइमरी में बैक ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ भी जनरेट होगा, जिसका चलते हमारा जो इक्वेशन V1 इज इक्वल टू E1 प्लस I1 इंटू आर प्लस एक्सएल, ये वाला इक्वेशन फुल काम में करेगा। मतलब इसका भी वैल्यू रहेगा, इसका भी वैल्यू रहेगा, जिसका चलते करेक्ट लिमिट हो जाएगा। और इसमें देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स दिया गया है, जैसे कि अल्टरनेटिव वेव्स, ये वेरिएबल वेव्स, ये पल्सेटिंग वेव्स, ये डायरेक्ट वेव्स। लेकिन अभी कंडीशन आता है जैसे कि हम ट्रांसफार्मर मान लीजिए लो वोल्टेज दिए, मतलब डीसी वोल्टेज दिए, मान लीजिए लो वोल्टेज दिए, जिसका चलते उसका अपना नॉर्मल कंडीशन में जितना लसेस है उससे कम लसेस हो रहा है, फिर वो ट्रांसफार्मर नहीं जलेगा। सो आप अभी समझ गए होंगे ट्रांसफार्मर नहीं जलने का पहला कंडीशन क्या है। जैसे मान लीजिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर से हम डीसी पावर देंगे तो वो नहीं जलेगा। इवन फुल वेव से भी देंगे तो भी नहीं जलेगा। जैसे फुल वेव से भी देंगे तो फिर भी वो नहीं जलेगा। और पल्सेटिंग वोल्टेज या डीसी वोल्टेज मान लीजिए इतना कम दिए हैं, ट्रांसफार्मर का जो एक्चुअल लसेस होता है नॉर्मल कंडीशन में वो कंडीशन से कम है, फिर भी ट्रांसफार्मर नहीं जलेगा। ये देखिए फुल वेव रेक्टिफायर है, जिसका चलते यहाँ पे भी देखिए क्या ना चेंज होता है, मीन्स यहाँ पे भी फ्लक्स चेंज होता है, जिसका चलते सेकेंडरी में फ्लक्स इंड्यूस होगा और प्राइमरी में फ्लक्स इंड्यूस होगा और ट्रांसफार्मर नहीं जलेगा। जैसे फुल वेव रेक्टिफायर से इंड्यूस वोल्टेज हम ट्रांसफार्मर में अप्लाई करेंगे और उसमें फिल्टर लगा देंगे, फिर चांसेस क्या होगा ना, यहाँ पे डीसी का वोल्टेज बढ़ जाएगा और ट्रांसफार्मर जल सकता है। लेकिन उसी के साथ में और एक आंसर है, जब ट्रांसफार्मर का आप लगा रहे हैं ये भी हो सकता है कि ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन आप दिए होंगे, मीन्स आप एमसीसीबी या कोई ब्रेकर लगाए होंगे, जिसका चलते ट्रांसफार्मर नहीं जलेगा,
हाई करंट फ्लो होगा ब्रेकर या एमसीसीबी में और वो ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और ट्रांसफार्मर बच जाएगा। इसीलिए आप इनोवेटिव वे में आप बता सकते हैं ट्रांसफार्मर का कोई प्रोटेक्शन नहीं है और हम जो वोल्टेज दे रहे हैं वो नॉर्मल वोल्टेज है या सफिशिएंटली हाई हो तो फिर जाकर ट्रांसफार्मर चलेगा। अदरवाइज हम हाफ वेव रेक्टिफायर से वोल्टेज दे रहे हैं या फुल वेव रेक्टिफायर से हम वोल्टेज दे रहे हैं और जो भी फिल्टर नहीं हुआ है फिर ट्रांसफार्मर नहीं जलेगा, आउटपुट में वोल्टेज आएगा। सो अभी मैं आपको चारों पॉइंट के साथ में बता दिया कि आप कैसे इसका आंसर कर सकते हैं। एक लॉजिकल आंसर आप दे सकते हैं, एक इनोवेटिव वे का आंसर दे सकते हैं जिसमें ट्रांसफार्मर नहीं जलेगा या ट्रांसफार्मर का बारे में थोड़ा डीप नॉलेज आप शो कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद में आप थोड़ा कमेंट कीजिए, मुझे लगेगा कि आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है और आपका क्या ओपिनियन है। इसीलिए वीडियो पूरा देखने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिए और किसी टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसी टाइप का वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं फिर मिलता हूँ अगला वीडियो में।